नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी सदन में संग्राम की। चुनावी साल में देहरादून में हुए उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक जमकर सरकार को घेरा है। तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और राज्य में बेरोजगारी दर देश में सर्वोच्च होने के विपक्ष के आरोप को कौशल विकास और सेवायोजन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने नकार दिया। तो वहीं विपक्ष ने सदन में रखे गए रोजगार के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए हैं और 7 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने वाले मंत्री के बयान पर कांग्रेस विधायकों ने उन्हें खूब घेरा है। और इससे पहले सदन में ही 10 लाख को रोजगार देने की सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और इसके साथ ही बदहाल कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर भी सदन में जमकर हंगामा भी हुआ और गैरसैंण में सत्र न कराने से नाराज विपक्ष ने विधानसभा के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि सरकार को गैरसैंण में ठंड लग रही है, इसीलिए सरकार ने वहां पर सत्र नहीं किया, जो कि उत्तराखंड का अपमान है। और विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने 1353 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पास करवाया है और साथ ही 8 विधेयक भी पारित किए और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी मौसम में उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने सदन से सड़क तक जमकर हंगामा काटा। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने से नाराज कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया, जबकि सदन के भीतर विपक्ष ने बेरोजगारी, महंगाई समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी की। सदन के भीतर सत्र के दौरान कांग्रेस का रुख आक्रामक रहा। कांग्रेस के विधायकों ने प्रश्नकाल में बेरोजगारी के मुद्दे और शून्यकाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया। राज्य में बेरोजगारी दर देश में सर्वोच्च होने के विपक्ष के आरोप को कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने नकार दिया। तो विपक्ष ने सदन में रखे गए रोजगार के आंकड़े पर सवाल उठा दिए। 7 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने के मंत्री के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने उन्हें घेरा। इससे पहले सदन में ही 10 लाख को रोजगार देने के सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। स्वयं देख लिया कि सरकार 2020 में 10 लाख लोगों को रोजगार देती है और 2021 में 7 लाख लोगों को, तो फिर 3 लाख रोजगार जो है कहां गए? रोजगार बढ़ने चाहिए थे। ये पहली सरकार है जिसने जो है रोजगार को घटाने का काम किया है। तो सही बात है, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार जो है बेरोजगारी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। वो लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है, सदन के अंदर अनर्गल जवाब देकर के सदन को गुमराह करने का काम कर रही है। चेक कर लीजिएगा, कोई गलती नहीं हुई है। मैं बिल्कुल जो मैंने आंकड़े दिए हैं, ये जो मैंने आंकड़े दिए हैं कि उत्तराखंड राज्य जो सबसे कम बेरोजगारी का प्रतिशत है, छठे नंबर पर है। 27 राज्यों में हम 21वें पायदान पर। कौन सी कंपनी के आंकड़े? ये सरकारी आंकड़े, भारत सरकार जो आंकड़े वो दे रहे हैं। वहीं गैरसैंण में सत्र आयोजित न कराने के विरोध में कांग्रेसियों ने आज जमकर हंगामा काटा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेस के नेता गैरसैंण पहुंचे, जहां कांग्रेसियों ने शहीद जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही गैरसैंण में सत्र आयोजित न कराकर राज्य सरकार पर गैरसैंण की अनदेखी का भी आरोप लगाया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने गैरसैंण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस पर गैरसैंण की अनदेखी का आरोप लगाया। आपका आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस मिलकर जनता को गुमराह कर गैरसैंण के नाम पर वोट हासिल कर रहे हैं, लेकिन गैरसैंण के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि 21 सालों बाद भी राज्य को अब तक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। राजधानी गैरसैंण में नहीं पहुंचे, हम राज्य की राजधानी गैरसैंण में पहुंचे हैं और हम लोग यहाँ पर जनरल बिपिन रावत जी को
श्रद्धांजलि देने और परिसर जो हमारा विधानसभा का है उस परिसर में जाकर ये एहसास कराने, क्योंकि भी आप जानते हैं जनरल बिपिन जी का उत्तराखंड से, यहाँ की धरती से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के परिवेश से बड़ा प्यार था। गैरसैंण सभी वो योग्यताएं पूरी करती है जिससे कि उत्तराखंड की राजधानी बन सके, लेकिन दुर्भाग्य से इस बीच जब हमने कार्यक्रम तय किया, इस कार्यक्रम में बहुत से लोग शामिल होने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस बीच हमारे बहुत ही लाडले और एक वीर योद्धा इस भूमि में जिन्होंने जन्म लिया, हमारे जनरल बिपिन रावत जी, जो कि तीनों सेनाओं के मुखिया थे, दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं रहे। तो हमने इस कार्यक्रम को फिलहाल राजनीतिक कार्यक्रम न कर उन्हें श्रद्धांजलि कार्यक्रम के रूप में तब्दील किया। देखिए, कोई नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही इस प्रदेश के दुश्मन हैं। 20-21 साल इन दोनों पार्टियों ने यहां पर राज्य किया। इनकी समझ में इतना नहीं आया कि राज्य जिस अवधारणा के साथ मांगा गया था, जिस राज्य के निर्माण में गैरसैंण राजधानी निहित थी, उस राजधानी को 21 साल में इन्होंने नहीं बनाया। इससे साफ है कि जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कोई वहां पर स्टोन पत्थर का शिलान्यास कर देता है, कोई बिल्डिंग के पिलर डाल देता है, कोई खिड़कियां कर देता है, कोई एक दिनी सत्र बना देता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड विधानसभा का भले ही ये शीतकालीन सत्र था, लेकिन विपक्ष के हंगामे ने राज्य में ठंड के मौसम में भी राजनीतिक पारे को गर्मा दिया है। चुनावी साल में विपक्ष की ये घेराबंदी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सदन में हंगामा और हंगामे के बीच सरकार का अपना कामकाज निपटा कर चले जाना, क्या ये सिर्फ एक रस्म अदायगी बन गई है? सवाल तो ये भी है कि आखिर कब तक चुनाव के दौरान गैरसैंण का नाम लेकर सियासत की जाएगी? क्या कभी उत्तराखंड की अपनी स्थायी राजधानी होगी? क्या कभी गैरसैंण को उसका अधिकार मिल पाएगा? क्या कभी शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को कोई सरकार धरातल पर उतार पाएगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो अपने जवाब की तलाश में हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। कुछ मुद्दे हैं जिनको उठाया जाता है और हंगामा किया जाता है, चाहे सदन हो या फिर सड़क हो, लगातार हंगामा हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, और जिसके चलते जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही है। और इसी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जैसे सीमा डोरा हमारे साथ हैं, भाजपा प्रवक्ता, और हिमांशु बहुगुणा हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और अंकित काला हमारे संवाददाता हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे, और अमरेंद्र बिष्ट आपकी ओर से हमारे साथ में आज चर्चा का हिस्सा होंगे। देखिए, लगातार हम ये देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, हंगामा हो रहा है, जिसके चलते मुझे सबसे ज्यादा समस्या ये होती है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श या फिर कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ पाती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा होगा हिमांशु बहुगुणा जी से कि आखिर हिमांशु जी ये बताइए कि कितने दिनों तक और कितने सत्रों में ये महंगाई हो गया, कानून हो गया, गैरसैंण का मुद्दा हो गया, ये आप उठाते रहेंगे और इसी तरह से कार्रवाई को रोकते रहेंगे? हिमांशु, आप अपना फोन अनम्यूट करें ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें। जी हिमांशु, आपकी आवाज आ रही है? जी, आपका प्रश्न था कि हम कब तक अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। हाँ, जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत हम भी राष्ट्रीय दल है, हमारा भी नैतिक दायित्व होता है कि जब लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार लोगों के खिलाफ, लोगों के अहित करने लगती है तो हमें अपनी आवाज उठानी पड़ती है। भ्रष्टाचार का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो। लेकिन हिमांशु, आवाज उठाने का मतलब ये नहीं होता ना कि हर बार हम कार्रवाई को रोकते रहें। कार्रवाई रोकने के लिए आवाज नहीं उठाई जाती, कोई अवरोध उत्पन्न करने के लिए आवाज नहीं उठाई जाती। ये तो अंतर विरोध है। ये तो पुनर्जागरण के लिए, पुनरुत्थान के लिए, पुनर्विचार के लिए आवाज उठाई जाती है। इसलिए हम निरंतर इस सरकार के खिलाफ, जो तानाशाही सरकार है, निरंकुश सरकार है, निर्लज सरकार है, जो दुष्टता और धृष्टता पे उतर आई है, इस सरकार के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल। सीमा जी, बड़े कड़े शब्दों में कांग्रेस के प्रवक्ता हिमांशु जी ने आप पर आरोप लगाया है, निर्लज सरकार तक आपको कह दिया, आप क्या कहेंगे इस पर? सच तो ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनको ये लगता है कि किसान मुद्दा खत्म हो गया, देवस्थानम बोर्ड खत्म हो गया मुद्दा, अब मुद्दा क्या बनाया जाए। तो ये लोग जो है, पहले तो कहते सत्र कराते नहीं हो, जब सत्र कराओ
तो ये लोग विघ्न डालते हैं। तो सत्र होने क्यों नहीं देते? अपनी जो बातें रखनी होती है वो भी शालीनता से रखी जा सकती है। एक तरफ तो ये हमको निर्लज सरकार कहते हैं, वो निर्लज तो ये खुद है, इनको तो खुद लज्जा नहीं आती कि किस तरीके से सत्र में ये हंगामे करते हैं। अरे तमीज से बोलिए, अपनी बात को फॉरवर्ड करिए और सुनिए जब वो कह रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं उनको सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं तो उनको ये मानने को तैयार नहीं। अब ना मानने को अब तैयार नहीं हो तो आप आरटीआई लगा दीजिए, तो आप किस तरीके से मानेंगे? तो हमारा काम है आपको सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इस बात को बड़ी स्पष्टता से, बड़ी प्रामाणिकता से कहने का कार्य करती है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर, जो पंजीकृत सेवा योजन कार्यालयों में जो बेरोजगार हैं वो लगभग 4,72,000 हैं, जिनमें से मात्र 2% लोगों को ही राज्य सरकार पिछले 4 साल में रोजगार उपलब्ध करा पाई है। तो सेंटर मॉनिटरिंग फॉर इकोनॉमी, सेंटर मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी, ये हिमांशु जी को मौका दीजिए, उनकी बात सुनिए, उसके बाद आपके पास आएंगे हम। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहती है, बड़ी प्रामाणिकता से कहती है कि उत्तराखंड में सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत लोगों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या 4,72,000 है और उसमें से विगत 4 वर्षों में इस निरंकुश सरकार ने 2% लोगों को ही, 2% बेरोजगारों को ही रोजगार देने का कार्य किया है। आप ये देखिए, जिस जनता ने आपको 57 सीटें दी हो, प्रचंड बहुमत दिया हो, जनमत दिया हो, जनादेश दिया हो, उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको नैतिकता के आधार पर ही सरकार छोड़ देनी चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। बिल्कुल, यानी दूसरों को मौका देने की बात भी यहां पर कही जा रही है और साथ ही हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर एक जगह पर अटक गई। हमारे साथ अमरेंद्र बिष्ट भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। चुनावी साल है, चुनावी माहौल है और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी फिलहाल काफी उभर कर आ रही है। अमरेंद्र, अगर आम आदमी पार्टी आप आते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे को, कानून व्यवस्था को किस तरह से बेहतर बनाएंगे आप, अगर आप आते हैं तो? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी कुछ मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आ रही है और उनके मुद्दे, हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट है। क्योंकि आज जो चर्चा का विषय है वो 2 दिन का जो विधानसभा सत्र है उसको लेकर के है और मैं उस पर, चूंकि मैंने सत्र की कार्रवाई को बहुत नजदीक से पूरा देखने की कोशिश की और पुराना भी अनुभव रहा है कि सत्र में जिस तरह से सत्र चलता है, इस बार का जो सत्र है उसमें बहुत सारी परंपराएं हमने टूटते हुए देखी। जैसे पहली बार कोई मंत्री के आम झूठ बोलते हुए सदन में पकड़ा गया, उन्होंने वो ये बात को साबित नहीं कर पाए। जैसे कांग्रेस ने रोजगार के, मैं कांग्रेस को श्रेय दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने रोजगार का, बेरोजगारी का जो सवाल सदन में उठाया उस पर मंत्री फंस गए और किस तरह से उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 10 लाख रोजगार और फिर इस बार सर के बल उल्टा होकर के कह दिया। और विधानसभा अध्यक्ष भी वहां पर असहज थे, वो भी जानते थे सारी बात को कि मंत्री और यहाँ तक कि संसदीय कार्य मंत्री भी और श्रम मंत्री भी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पीठ के अनुरूप जो फैसला हो, जो वहां से निर्देश होना था वो नहीं हो पाया। तो एक बात तो ये थी कि जो रोजगार को लेकर के झूठ वर्तमान सरकार के मंत्रियों ने कहा वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार ने सदन में झूठ बोला और तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स ये कहती है कि बेरोजगारी में उत्तराखंड दुर्भाग्य से बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है। एक बात, दूसरी बात विधानसभा में कल एक सवाल जो आया था कि जो उत्तराखंड में दल बदल हुआ है और उसमें 2 निर्दलीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जो विधानसभा की नियमावली कहती है उसके तहत उनको तुरंत उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन अयोग्य, नैतिक आधार पर अयोग्य होने के बावजूद भी दोनों विधायक दोनों दिन सदन में बैठे रहे और विधानसभा अध्यक्ष ने इस समय तो संज्ञान लिया, पहले उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जब इस विषय को उठाया तो उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो विधानसभा की जो नियमावली है, जो दल बदल विधेयक को लेकर के नियमावली है, उसका घोर उल्लंघन विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विधानसभा अध्यक्ष के आचरण पर मैं
सवाल उठाना चाह रहा हूं आपकी इस चर्चा में। विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हो, एक संवैधानिक पद है, उनको संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, संवैधानिक परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सीमा जी, अमरीन जी मैं आपके सवाल, आपने जो विधानसभा अध्यक्ष तक पर सवाल उठाया, मैं उस पर जवाब लूंगी बीजेपी की ओर से, लेकिन उसके पहले बता दूं हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी भी जुड़ चुके हैं जो कि राज्य आंदोलनकारी है। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में, लेकिन आपसे चर्चा करेंगे और इस पूरे मुद्दे पर हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है, स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है, तो वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है, कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद होगी कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि के दंगल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा पर हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बता दें, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर बैठे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, हरदा विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। देहरादून से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर बैठे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खनन को लेकर वो सरकार का विरोध कर रहे हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर बैठे। साथ ही समर्थक भी मौजूद हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थक उनके साथ मौजूद हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां
हरीश रावत विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर जो समर्थक हैं उनके साथ में बड़ी संख्या में मौजूद हैं और खनन को लेकर सरकार का विरोध करने के लिए वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो हरदा समर्थकों के साथ विधानसभा पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर धरना शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम हरीश रावत विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। बड़ी संख्या में समर्थक भी उनके साथ मौजूद हैं और खनन को लेकर सरकार का वो विरोध कर रहे हैं। और अब आते हैं देवभूमि के दंगल की ओर, जहां पर हमने आपको बताया कि किस तरह से लगातार सदन से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है, धरना हो रहा है। अभी भी हमने आपको खबर बताई जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर बैठ गए हैं, खनन को लेकर वो बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से शीतकालीन सत्र में धरना हुआ वो हम लगातार देख रहे हैं कि 3 दिनों से जोरदार हंगामा हो रहा है, आज धरना हो रहा है, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। अंकित काला के पास हम चलेंगे, हमारे संवाददाता हैं। अंकित, आपने देखा अभी सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। यहां तक कि अमरेंद्र बिष्ट जी ने तो विधानसभा के अध्यक्ष तक को नहीं छोड़ा, उन पर भी आरोप लगाया कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। हम इसका सवाल सीमा जी से लेंगे, लेकिन अंकित आप बताइए कि आप जनता के बीच जाते हैं, आप सभी चीजों पर नजर रखते हैं, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए गरिमा, जहां तक विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार की बात है तो ये तो अभी आगे सरकार क्या कुछ निर्णय लेगी तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ एक जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हम कई लोगों के बीच में जाते हैं तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो निश्चित रूप से काफी बड़ा है और तमाम जो युवा हैं वो बेरोजगारी से इस वक्त काफी परेशान है। और सदन में हमने देखा कि किस तरीके से हंगामा काटा गया और जो श्रम मंत्री की ओर से आंकड़े भी पेश किए गए वो भी काफी विरोधाभासी थे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। अब सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं गरिमा, वो जो धरातल की स्थिति है वो काफी हद तक विकट है और कोरोना काल में तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई और अधिकांश जो हमारा उत्तराखंड का जो युवा है वो इस वक्त बेरोजगार बैठा हुआ है। पुलिस भर्ती है, चाहे फिर अन्य जो विभागों में भर्ती की प्रक्रिया होनी चाहिए थी। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ये कहा था कि हम 22,000 जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उसको भरेंगे, लेकिन अभी जो कोशिशें हैं वो धरातल पर नहीं उतर पा रही है। हालांकि अब बीजेपी के नेता कुछ भी इस बात पे कहे या हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पिछले सरकार के भी कार्यकाल में बेरोजगारी की जो परिस्थितियां थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी और सीएमआई के आंकड़े भी सारे कुछ हकीकत बता रहे हैं। इसके अलावा हम भी जमीन पर जाते हैं तो तमाम जो युवा हैं वो इस वक्त परेशान है और बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बाहें उन्होंने चढ़ा रखी है। तो जिस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं यानी बेरोजगारी का मुद्दा जो उठाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। सीमा जी, अब हम आपके पास आएंगे। देखिए, आपने कहा कि लगातार जो है हम काम कर रहे हैं, बेरोजगारी मिटा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी आप पर सवाल उठा रही है। साथ ही जो जवाब आपकी पार्टी की ओर से दिया जाता है वो भी पूरी तरह से विरोधाभासी है और सेवायोजन कार्यालय कुछ और कह रहा है। तो आखिर रोजगार जो आप दे रहे हैं वो कहां जा रहा है? फिर जो युवक, जो जनता बेरोजगार है वो आखिर कैसे है? देखिए, एक तो रोजगार तो हमने बोला कि 3.1% रह गई अब, लेकिन रोजगार भी कंटिन्यू दिए लेकिन सिर्फ आंकड़ों में बोल देने से कुछ नहीं होता ना। जब जनता के बीच में हमारे जाने वाले रिपोर्टर्स भी ये कह रहे हैं, हर पार्टी आप पर एक आरोप लगा रही है। विधानसभा लोगों का कहना है, पार्टी आम आदमी पार्टी का कहना है, अमरेंद्र जी का, कि विधानसभा अध्यक्ष भी आपके कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे। फिर आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सभी पार्टियां आपकी घेराबंदी कर रही हैं? देखो, तो चुनाव है, घेराबंदी तो करेंगे, उनको जीतना कैसे? इसी मुद्दे को तो लेकर वो जीतेंगी, फालतू की बातें करके, झूठ बोलकर, दुनिया को गुमराह करके। लेकिन बताइए कि इतनी सारी योजनाएं हमने पहले भी शुरू की थी और आज भी शुरू करी, मैं गिना सकती हूँ, लिस्ट है मेरे पास, कितनी रोजगार योजनाएं हैं जिसपे कंटिन्यू लोगों को ऋण भी मिल रहा है और लोग काम भी कर रहे हैं, चाहे वो पशुपालन से हो, चाहे रेशम विभाग से हो, चाहे वो महिला के साथ हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, सबको साथ काम चल रहा है। लेकिन अगर हर इंसान ये चाहेगा कि उसको नौकरी मिल जाए सरकारी, तो कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी? आप खुद सोचें, स्टेट कितना बड़ा है। लेकिन जब इलेक्शन आता है तब तो दावे करती है ना पार्टी की हम सबको रोजगार देंगे। सबको रोजगार देंगे का मतलब रोजगार देना होता है, ये नौकरी देना नहीं होता। क्या आप ये सोचो कि हर इंसान को, मुख्यमंत्री जी ने तो 22,000 पद जो खाली पड़े हुए हैं वो भरने की बात कही थी मैडम। नहीं, बिल्कुल 22,000 पद हमने करे, लेकिन वो आगे का है कि भर दिए जाएंगे।
और हमने पहले भी भरे और आगे भी भर दिए आचार संहिता लगने वाली है और युवाओं का जो सब्र का बांध है वो बिल्कुल सीमा जी, हम आपके पास वापस आएंगे, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उनसे अब उन तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद प्रदीप जी से बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस यस, एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है, कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है ठीक, एग्जांपल ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं। यस, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधु ग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार में खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जो बन जाए वो अपनी गंगा की बेकार बाहर कोई नहीं है, वो ठग ले और नहीं चलो हम जाए। हमारी बसपा पार्टी है, वोट तो सोच समझ के करेंगे। हमारे विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया है। जनता बहुत दुखी हो रही है, बहुत परेशान हो रही है, कोई बात नहीं सुनाई जा रही है हमारी जनता को। राशन भी कानो दिक्कत होती है और क्या पेट्रोल भी महंगा कर दिया है और तेल भी इतना महंगा है सरसों का के 200 रुपया लीटर मिल रहा है। हमारे मुद्दों की बात करेंगे। कितनी बार विधायक जी यहाँ पर हो चुका है? कई बार हमने तो बचपन से वो नहीं देखा विधायक अपने पास। साहब नवाब साहब तो बचपन से रहते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं, आज तक उन्होंने कुछ करा तो है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देवभूमि में दंगल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सदन में संग्राम हो रहा है, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे प्रदीप कुकरेती जी के पास, जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं। प्रदीप जी, न जाने कितने लोग शहीद हो गए, ये चाहते हुए कि कब गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। सरकारें जब भी चुनाव आता है गैरसैंण के नाम पर कई बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन 21 सालों के बाद भी आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप में इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। ये बारी बारी से इस प्रदेश में आए और 21 साल बहुत बड़ा लंबा समय होता है, और विशेषकर जिस प्रकार से जो खेल, जो जिन दलों का ये मुद्दा था, इन्होंने उनसे छीन के अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करी कि हम गैरसैंण के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। और अगर इनके अंदर ईमानदारी होती तो सर्वप्रथम ये 21 सालों के अंदर उसको पहले जिला बनाते, उस ब्लॉक को डेवलप करते, उस जिले को डेवलप करते, उसके आसपास जो पूरा जो सिनेरियो है जो चंदन नगर के। अब मुझे लगता है कि गैरसैंण का नाम जो है वापस, जो चंदन नगर जो हमने उस समय जो राज्य आंदोलन के समय पे दिया था, उसका नाम चंदन नगर रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अदरवाइज ये गैरसैंण के नाम पे उसको लगातार गैर क्या इन्होंने जो है खाली केवल जो है जिसे पिकनिक के तौर पे जब जाते हैं, टूर के नाम पे जो जाते हैं, उसमें कुछ अधिकारियों के मजे आते हैं, उसमें कुछ ठेकेदारों के मजे आते हैं, उसमें किसी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो टूर एंड ट्रेवल वाले होते हैं, जिसको कि सरकार जो हायर करती है कि भाई आपकी इतनी गाड़ियां लगेंगी, इतना ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, उनके लिए ये मुझे लगता है खाली ये बनाया गया है। अदरवाइज इतनी ऐतिहासिक जो भवन जो वहां पे बना हुआ है, निश्चित रूप में बड़ा विहंगम सा लगता है वहां पे वो जब देखते हैं, लेकिन वो उतना बड़ा, एक तरह से मैं कहूँ कि वो हमारे लिए तो राष्ट्रपति भवन की तरह दिखाई दे रहा है वहां पे, लेकिन उसके अंदर आदमी कौन बैठ रहा है, उसके अंदर जनप्रतिनिधि कौन बैठ रहा है, कौन जा रहा है, वही हमारे ब्यूरोक्रेटी वहां बैठ रही है। तो जब तक ईमानदारी, सबसे पहले उस क्षेत्र के आसपास के जो तो जनप्रतिनिधि हैं वो उनको अपने वहां पर रहना होगा। और ये गैरसैंण के नाम पे जो खेल हो रहा है, जिस प्रकार से तमाम हम देख रहे हैं कि आज जिस प्रकार से जो हाशिए में आ गए, चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे राजधानी, स्थायी राजधानी को लेके हो, भू कानून को लेके हो, और दोनों पार्टियां जो है इसमें फुटबॉल की तरह एक दूसरे के ऊपर खाली दिखावा कर रही है पब्लिक के सामने। तो निश्चित रूप में अब आज अगर हरीश रावत जी, मुझे बड़ा दुख हुआ, कल मैंने अखबार में पढ़ा आज, तो हरीश रावत जी कह रहे हैं कि जो 2000 से है वो सब यहाँ मूल निवासी हैं। आपको मुश्किल से चंद प्रतिशत वोटों के लिए आप कह रहे हैं कि 2000 से जो यहाँ आएगा मूल निवासी होगा। हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ राज्य की लड़ाई में 1950 से लेके 85 से पहले, आप चाहे उसमें हमारा जो है पंजाबी बाहुल्य समाज है, हमारा सैनी समाज है, हमारा SC ST OBC तमाम जो है भगवानपुर से लेके पिथौरागढ़ और चक्रोता तक का आदमी, उसमें चमोली सारा रवाई घाटी तक का आदमी है, लेकिन आप खाली चंद वोटों के लिए कह रहे हैं कि सब मूल निवासी हो जाएंगे। इतना बड़ा डर आपको वोटों का है। और बिल्कुल, यानी आप भी ये मानते हैं कि गैरसैंण का इस्तेमाल हमेशा सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए किया जाता है, सभी सरकारें बातें करती, कोई निर्णय नहीं ले पाई है। राजनीति के लिए माननीय हरीश रावत जी बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कि उन्होंने हमेशा पहाड़ की बात करते रहे, गाड़ गदरे की बात करते रहे। मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने गैरसैंण में भवन बनाया, निश्चित रूप में बहुत अच्छा कदम किया। चुनाव लड़ने की बारी आए, आप सीधे तराई में उतर गए। अब आज वोट नजदीक आए, आपने सोचा शायद आम आदमी पार्टी या दूसरे दलों को जो है हमारा जो गैर पहाड़ी वोट जो जा रहा है, तो आप खाली मूल निवास पे आप जो है इतना कॉन्फिडेंस आपका गिर गया कि आप कह रहे हैं कि 2000 से सारे मूल निवासी हो जाएंगे। कैसे मैं उसको मूल निवासी मान लूंगा? आज तमाम जो डेमोग्राफी बिगड़ रही है 4 जिलों की, सारे के सारे उठ के देहरादून आ जाएंगे, हल्द्वानी आ जाएंगे, तो ये हिसाब किताब क्या बनेगा? बिल्कुल, यानी पार्टियों को निर्णय कोई लेना होगा और सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं करना होगा। हिमांशु जी हमारे साथ बने हो। हिमांशु जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि गैरसैंण को लेकर आपने कहा कि जो सत्र है वहां पर क्यों नहीं कराया जा रहा है, जबकि जब ये डिसीजन लिया जा रहा था कि सत्र कहां पर होगा, तो विपक्ष के नेता भी तो साथ में थे, नेता प्रतिपक्ष भी साथ में गए थे। फिर आखिर अब सदन में ये मुद्दा क्यों आप उठा रहे हैं कि यहां पर क्यों? जबकि वैसे भी अगर हम सही से देखें तो गैरसैंण तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो अगर शीतकालीन सत्र देहरादून में हो रहा है तो फिर आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति है अवधारणा, जो राज्य की अवधारणा थी, जो राज्य की परिकल्पना थी। सवाल हिमांशु जी मेरा यही है कि अगर आपको, हिमांशु जी मेरा सवाल आप पहले सुन लीजिए ध्यान से। हिमांशु जी, मेरा सवाल ये है कि जब अगर आपको आपत्ति थी तो उस वक्त आपने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई, जब ये डिसाइड हो रहा था कि यहाँ देहरादून में ही सत्र होगा? उसमें तो आप भी गए थे ना।
हम निरंतर अपनी आवाज को दर्ज कराने का कार्य कर रहे हैं, पर ये निर्लज सरकार विरोधियों की तरह हमें नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहा, बड़ी मजबूती से और जिम्मेदारी से कहा था कि ये सत्र ग्रीष्मकालीन सत्र हो चाहे शीतकालीन सत्र हो, पर लोगों की भावनाओं और अवधारणाओं के अनुरूप ही ये सत्र गैरसैंण में होनी चाहिए। पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार हो चाहे हरीश रावत जी की सरकार हो, गैरसैंण में जो अभी कुकरेती जी ने कहा है, जो विहंगम दृश्य, जो भव्य इमारत विधायिका के लिए बनी थी, वो हरीश रावत जी ने बनवाई थी। जो विधायकों के लिए जो इन्होंने ये कहा है कुकरेती जी ने कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम के लिए जाते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के लिए जाते हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनको बहुत दुख हुआ जब हरीश रावत जी ने ये कह दिया। उन्होंने ये भी कहा, देखिए इसके पहले जब आपके मुद्दों के लिए जाता है, मैम मेरी बात आप सुनिए इस बात को कि ये जो राज्य सरकार है ये खनन के इंजन से चल रही है और शराब के ईंधन से चल रही है। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी विधानसभा के बाहर बैठे हैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि ये जो डबल इंजन की सरकार जो लोगों को छल करके छद्मता के साथ राज्य में काबिज होने का कार्य किया, इन्होंने सिर्फ मेयर ने अपनी बेटी को नौकरी देने का कार्य किया और विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष ने अपने पुत्र को इंजीनियर बनाने के, उनको सरकारी नौकरी देने का कार्य किया। आप ये देखिए ये सरकार, देखिए हिमांशु जी अगर आप गैरसैंण का मुद्दा उठा रहे हैं तो इसके पहले आपकी भी सरकार थी और 21 सालों से ये मुद्दा आ रहा है, आज तक उसे आपकी सरकार में ही स्थायी राजधानी बना दिया गया होता। तो खैर ये बार बार आप एक मुद्दे को पकड़ लिए हो जिसके चलते आपने कार्रवाई को रोकना बस सोच लिया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार राज्य में थी तो हमने सिडकुल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करने का कार्य किया, बेरोजगारों को, उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य किया है और तब से लेकर आज तक हम रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बहुत बड़ी सपना, कोई भी बहुत बड़ी योजना एक दिन में पूर्ण नहीं होती, उसके लिए सरकार को कार्यकाल पूर्ण रूप से मिलने चाहिए। हमने, हमारे पास 2 कार्यकाल है, हमने सिडकुल की स्थापना की, दूसरे कार्यकाल में हमने रावत जी के नेतृत्व में अपने विधानसभा गैरसैंण में एक भव्य इमारत का निर्माण करवाया जिसमें विधायक को मुद्दे, जनता के मुद्दे उठाने का कार्य करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जनता ने जिसको बहुत ही प्रचंड बहुमत दिया था वो उसके आकांक्षा और इच्छाओं पे खरा नहीं उतर रही है, तो इसमें अब हम क्या करें? जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट ना देकर किसी और मुद्दे पर वोट दे दिया। जनता इस बात को समझ गई है कि वोट हमेशा जनता को, सरकार हमेशा मुद्दों पे चुननी चाहिए, जो रोजगार दे उस सरकार को चुनना चाहिए, जो महंगाई को नियंत्रण करे उस सरकार को चुनना चाहिए, जो बेरोजगारी को कम करे उस सरकार को चुनना चाहिए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ छद्मता के साथ सत्ता में आई है और लोगों को गुमराह करके सत्ता में आई है। उसने लोगों के सपनों को साकार करने के लिए लेश मात्र भी प्रयास करने का कोई काम नहीं किया। इस बात बिल्कुल हिमांशु जी जवाब लेंगे हम सीमा जी से आपके आरोपों का, लेकिन उससे पहले अंकित आप ये बताइए कि देखिए हम लगातार गैरसैंण की अभी बात कर रहे हैं, जब गैरसैंण में ये डिसाइड हुआ कि वहां पर शीतकालीन सत्र नहीं होगा, देहरादून में होगा, तब जब नेता प्रतिपक्ष भी थे, तो फिर आज आखिर ये क्यों ऑब्जेक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, क्यों प्रक्रिया को रोका जा रहा है? आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए गरिमा, ये सवाल हमने खुद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से पूछा था और उनका आरोप ये था कि सरकार, राज्य सरकार जो है उनके कंधे पर बंदूक रख करके विपक्ष को घेर रही है, विपक्ष पर गोली चलाने की कोशिश कर रही है। उनका सीधा तौर पर यह कहना था कि जब ये बैठक हुई थी तो बैठक के समय में सत्र की ना तो तारीख उसमें बताई गई थी और ना ही ऐसा कुछ स्थान को लेकर के इसमें चर्चा हुई है। लेकिन सरकार अब जानबूझ करके इस तरीके की बातें कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष को ला करके उनकी मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर के भली अब बैठक में क्या हुआ है, अंदर की बात क्या है, ये तो यानी कुल मिलाकर मुद्दा कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि चुनावी साल है तो कुछ ना कुछ मुद्दे होने चाहिए, किसी न किसी तरह से कार्रवाई को रोकना है। सीमा जी आप ये बताइए कि कांग्रेस ने आप पर कई सारे आरोप लगाए हैं, बहुत कुछ कहा है कि आप लोगों ने ना तो रोजगार दिया, ना तो गैरसैंण को लेकर कोई काम किया है, और हिमांशु जी ने तो ये भी कहा कि उनके पास पूरा टाइम नहीं था, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसके लिए पूरा कार्यकाल नहीं मिला। लेकिन आप अगर लंबे समय से, तो आप बताइए गैरसैंण को लेकर आखिर अब तक कोई निर्णय, फाइनल निर्णय अब तक क्यों नहीं कोई सामने आया है? कितने साल इन्होंने राज्य किया, इनसे पूछिए जरा। अभी फिलहाल सत्ता में आप है, इसलिए हम सवाल आपसे करेंगे।
मैं 10 साल है ना, तो 10 साल में पहले 5 सालों में सिडको जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करा, क्षेत्र के रोजगार, क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य किया। आप डबल इंजन, हिमांशु जी सीमा जी को बोलने दीजिए। डबल इंजन की सरकार आपको शराब के ईंधन से और खनन के इंजन से चलने का कार्य कर रही है। हिमांशु जी आप सीमा जी को बोलने दीजिए, ऐसे हम जवाब नहीं ले पाएंगे उनसे। की आवाज को हिमांशु जी आप सीमा जी को बोलने दीजिए। आप लोग कुछ काम में धाम करते हैं आप लोग। हम घास नहीं छींटते, हम सिडकुल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, उसकी परिकल्पना को बनाते हैं, कई औद्योगिक घरानों को उत्तराखंड में। सीमा जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी ओर से गैरसैंण के लिए क्या काम किया जाएगा। सीमा जी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि गैरसैंण के लिए आपकी पार्टी की ओर से क्या काम होगा। बात सुनिए मैडम जी, जब गैरसैंण बनाया गया था तो ग्रीष्मकालीन बोला गया था, ठीक है, शीतकालीन नहीं था। अगर इनको ऑब्जेक्शन करना था, अगर ये सहमत नहीं थे तो उस समय रखने पे बैठते, उस समय कहते कि नहीं गैरसैंण ग्रीष्मकालीन नहीं दोनों काल के बनेगी। उस समय तो वीर सिंह गढ़वाली जी की प्रतिमा के सामने। हिमांशु जी प्लीज उनको पूरा करने दीजिए ताकि हम बहस को आगे बढ़ा सके। हिमांशु जी बीच में आप मत बोलिए, आप सीमा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जोशी जी के नेतृत्व में वहां पे कई लोग बैठे थे, कई कांग्रेसी बैठे थे। सर बोलते हैं धरने देते हैं फालतू के, वो भी तब करते हैं जब चुनाव आते हैं, उससे पहले ये कुंभकर्ण की। सीमा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हिमांशु जी प्लीज आप इस तरह से करेंगे तो फिर हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। मैं इतनी देर से सुन रही थी, आपको कह रही हूँ, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ जनता ने भी इस चीज को स्वीकार लिया था, उन्होंने स्वागत किया था कि ग्रीष्मकालीन हमने अभी तक शुरू करा है, आगे चल के ये भी होता ना कुछ समय तक। उसके बाद आप देख लीजिए जब ये सब हुआ उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में आप लोग बच गए, हम सब बच गए, ये शुक्र मनाइए कि आपके 100% वैक्सीनेशन होगी, इसका शुक्र मनाइए। आप लोगों की इतनी सारी योजनाएं थी, इसका शुक्र मना रही है। अरे ये इतनी सारी योजनाएं इंप्लीमेंट तो होने दीजिए, कुछ तो हो चुकी है, काम चल रहा है उन पे, कुछ आगे चल रही है। रोजगार कैसे इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा जब कोरोना में मौत से जूझ रहे थे लोग, उनको बचाना मुश्किल था। किस तरीके से उत्तराखंड ने कितनी शालीनता से ये इस काम को कर लिया कि हर इंसान को भोजन मिल गया, हर इंसान को वैक्सीनेशन होगी, 100% कॉस्ट होगी। 5 साल सरकार को चुप रहिए, आप तुमने बोले दीजिए, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। सत्र गैरसैंण में किया है तो आपने जनता की आवाज को दबाने और कुचलने का कार्य किया है। तमाम महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न, आपकी तानाशाही अधिनायकवाद से ग्रस्त सरकार ने कराया है, इसका जीवन उदाहरण गैरसैंण की धरती है। इसका जीवन उदाहरण गैरसैंण में धरना देने वाली जो महिलाएं हैं, जिन्होंने शराब फैक्ट्री का विरोध करा, जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी आवाज उठाने का काम किया। आपने गैरसैंण के मुहाने पर, गैरसैंण के चौक पर उन महिलाओं पर लाठी चार्ज कर उत्तराखंड की महिलाओं। हिमांशु जी आप शांत हो जाइए और सीमा जी को सुनने दीजिए। सीमा जी से मेरा अगला सवाल है। अपमानित करने का कार्य किया, जनमत जनादेश को आपने अंगूठा दिखाने का कार्य। हिमांशु जी आप शांत हो जाइए, जब हम आपके पास आएंगे तब आप अपने सवाल का जवाब दीजिएगा ना, हम आपके पास भी आएंगे। इनको आता नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं होते, ये सिर्फ चिल्लाते हैं। सीमा जी आप ये बताइए कि गैरसैंण के मुद्दे को लेकर आपने बताना, चिल्लाना नहीं होता। जी नहीं, आप चुप रहिए। हिमांशु जी आप शांत हो जाइए, जब हम आपसे सवाल करें तब आप जवाब दीजिएगा, तब तक मुझे सीमा जी से बातचीत करने दीजिए, ऐसे बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। सीमा जी आप ये कह रही हैं कि लगातार कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा हो, कानून का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे उठाती है और प्रक्रिया को रोकती है, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर आप जान चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से कर रही है, विपक्ष ये कर रहा है, तो आप क्यों नहीं इन सवालों का जवाब ऐसा देती है जिससे कि पार्टी को संतुष्टि हो, विपक्ष को संतुष्टि हो? क्यों इन्हीं मुद्दों को लेकर ये लगातार घिसता चला जा रहा है? देखिए मैडम, लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं, लगातार कोरोना के 2 साल तो कोरोना के कारण खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद इतनी योजनाएं बन गई, हर इंसान को नौकरी देना संभव नहीं है। लेकिन सीमा जी कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं ना जो आपकी ओर से बताए जा रहे हैं। सीमा जी कुछ आंकड़े ऐसे हैं ना जो आपकी ओर से बताए जा रहे हैं, लेकिन सही साबित नहीं हो पा रहा है। नहीं साबित हो तो आरटीए लगा दीजिए ना, उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? हम तो कुछ नहीं कहा, हम तो अपने आंकड़े बता रहे और हम बिल्कुल। लेकिन ये तो सिर्फ रस्म अदायगी हो गई ना कि उन्होंने सवाल किया, आपने एक टकराने वाला जवाब दे दिया और इस तरह से जो सत्र है वो पूरा हो गया। इनके कहने से क्या होता है? सूचना के अधिकार में कोई भी सूचना इस भ्रष्ट सरकार के पद भ्रष्ट अधिकारी देंगे, नहीं देगी? उन अधिकारियों पर क्या विश्वास करना? सेंटर मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी इस बात को बोलती है कि बेरोजगारी की दर राज्य में क्या है, केंद्रीय श्रम बल सर्वेक्षण इस बात को बोलता है कि 14.2% की बेरोजगारी जो देश में पिछले साल सबसे ज्यादा थी, उत्तराखंड राज्य में थी। राज्य सांख्यिकी कार्यालय इस बात को बोलता है। ये सब संस्थाएं
है, कांग्रेस के अधीन नहीं है, ये संस्थाएं केंद्र सरकार के अधीन है, ये उस केंद्र सरकार के अधीन संस्थाओं के आंकड़े हैं। आपको आरटीआई लेनी है तो आप उनसे लीजिए, हम आरटीआई में जवाब नहीं मांगेंगे। हमने जो आंकड़े लिए हैं हम उस आंकड़े के साथ जनता के बीच बताएंगे, जनता को ये बताएंगे कि इस भ्रष्ट सरकार ने जिन्होंने जिनको आपने बहुत ही प्रचंड बहुमत दिया है, इसने आपको छल करने का काम किया है। आपकी आकांक्षाओं, आपकी इच्छाओं, आपकी कसौटी पर ना खरा उतर के इसने लोग हिमांशु जी शांत हो जाइए और अब मेरा सवाल सुनिए। परेशान करने का कार्य किया है। गुंडा राज करना आता है तुम लोगों को, सिर्फ गुंडा राज, तुम लोगों को काम करना नहीं है। ये कानून व्यवस्था इस बात को बताती है कि आप ही की सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री, दलित मंत्री, विधायक, वर्तमान में विधायक, पिता और पुत्र दोनों पर जो जानलेवा हमला हुआ उत्तराखंड में, इस बात को बताती है कि आप दलित के कितने प्रेमी हैं। अरे आपके तो गाजियाबाद के। हिमांशु जी, फिलहाल जिस मुद्दे पर बहस हो रही है उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं हम, गैरसैंण को लेकर बातचीत कर रहे हैं और सत्र को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि क्यों ये नहीं रुक पा रहा है। हिमांशु जी, आप मेरा सवाल सुनिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप भी जो मुद्दे उठा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को क्यों खींचे जा रहे हैं? इनके अलावा कुछ और मुद्दे भी लेकर आइए ना, जिस पर सरकार आपको जवाब दे सके, क्योंकि आपने सवाल उठाया, सरकार ने रस्म अदायगी के लिए एक जवाब दे दिया। जनता के सरोकारों का हिमांशु जी, हम आपका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं और सदन से लेकर सड़क तक जो संग्राम हो रहा है उस पर हम चर्चा लगातार जारी रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पंजाब सरकार दा किरती कामियां लई वड्डा तोहफा। रजिस्टर्ड किरती कामियां नू पंजाब सरकार दा शगन। पंजाब सरकार कोल 3,17,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर है जेडे वो रजिस्टर्ड है परिवार, उन्हां नू दिवाली दे शुभ मौके ते बधाई दिंदे हुए 3100 रुपये दिवाली दा शगन भेज रहे हैं उन्हां सारे परिवारां नू। कोरोना महामारी ने जिन्हां दा तोड़िया लक, हुण पंजाब सरकार ने फड़िया उन्हां दा हथ। खुश होवेगा हुण हर किरती दा परिवार। ताइयों हर कोई कहंदा है तरक्की दे राह पंजाब सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा पर हम वापस लौटेंगे और हमारा सवाल ब्रेक से पहले हिमांशु जी से था कि हिमांशु जी, जब कुछ मुद्दे सामने आ चुके हैं उनको आप लगातार उठाते हैं और रस्म अदायगी के लिए सरकार उनका जवाब दे देती है, तो आप कुछ ऐसा क्यों और नहीं करते? कोई और मुद्दे क्यों नहीं उठाते, या फिर आपके पास मुद्दे बचे ही नहीं है? वही घिसे पिटे बेरोजगारी और कानून को लेकर आप कब तक इस चीज को खींचेंगे? मैम, ये सरकार का जिम्मेदारी है कि ये रस्म अदायगी सरकार कर रही है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे राज्य आंदोलनकारियों का मुद्दा हो, चाहे कानून बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, जो लड़ खड़ा रही है, जो चरमरा रही है। अभी ही विगत दिनों आपने देखा होगा कि बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार के रहे हुए यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र पर
जो हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, लाठी डंडों से हमला हुआ, इस बात को साबित करती है कि देश राज्य में की कानून व्यवस्था किस हाल में है और बदहाल व्यवस्था में है, धरातल पर रसातल पर उतर चुकी है। इस बात को आकलन, संकलन और चिंतन मनन आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, स्वयं सीमा डोरा जी भी कर सकती हैं। राज्य आंदोलनकारियों की चिन्हीकरण का कार्य अगर किसने प्रारंभ करवाया है तो पूर्ववर्ती हरीश रावत जी की सरकार ने कराया है। जो पेंशन को बढ़ाने का वादा करा है, जो पेंशन को लगाने का वादा करा है, जो पेंशन राज्य आंदोलनकारियों को दी जा रही है और रावत जी के कार्यकाल से दी जा रही है। आप इस बात को अभी तो हमने बढ़ाई है पेंशन, जो आवाज उठाई अपनी कि और उनको नौकरी देने की भी उनके घर वालों को करिए। हम पेंशन का लोगों ने क्रेडिट आप खा जाओ, क्रेडिट खा जाओ, क्रेडिट खा जाओ, हर चीज का बढ़िया चीजों का क्रेडिट खाना है आपको। अध्यादेश आ गया, अध्यादेश आया वो घोषणा कर दी पूरी। ये अनुपूरक बजट जो लाए हैं, ये जो अनुपूरक बजट लाए हैं, सुनिए मैडम, ये जो अनुपूरक बजट लाए हैं वो इसलिए लाए हैं कि इनका पेट खाली है। अभी अनुपूरक, क्योंकि अभी अध्यादेश, अभी अधिसूचना लग जाएगी, इससे पहले अनुपूरक बजट लिया है, जिसको जो खाना है वो खा लेंगे। यतीश्वरानंद ने तो खुद डॉक्टर धन सिंह रावत पर आरोप लगाए थे कि इन्होंने विश्वविद्यालयों में जो भर्तियां की हैं उसमें नितांत रूप से घोटाला किया है। अपने प्रियजनों को, अपने भक्तजनों को नौकरी देकर बेरोजगारों को अंगूठा दिखाने का कार्य किया है। आप इस बात को मान ले। मेयर विनोद गामा जो उनियाल है, विनोद उनियाल जी गामा कहकर जिसको बुलाते हैं, गामा पहलवान हुआ करते थे, अखाड़ों में चित क्या करते थे, ये तो बेरोजगारों को चित कर रहे हैं, बेरोजगारों की आकांक्षाओं, इच्छाओं का गला घोट रहे हैं, उसकी हत्या करके कुकृत्य कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के जो भविष्य है वो बेरोजगार, उनको रोजगार देकर उत्तराखंड का भविष्य सृजित करने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, हिमांशु जी आपके पास आएंगे, हिमांशु जी आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ आपसे अमरेंद्र जी लगातार बने हुए हैं। हिमांशु जी आपके पास वापस आएंगे। अमरेंद्र जी, आपने बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों पर आरोप लगाया है गैरसैंण की अनदेखी का। आप बताइए कि क्योंकि अभी हमने देखा कांग्रेस से हिमांशु जी लगातार ये कह रहे थे कि हमें प्रॉपर समय नहीं मिला, हमें कार्यकाल नहीं मिला, जिसकी वजह से जो प्रक्रिया थी वो लंबी थी, हम नहीं गैरसैंण के लिए कुछ कर पाए। तो आप बताइए कि आखिर कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की ओर से क्या कुछ किया गया है, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार बीजेपी को दोषी बना रही है। देखिए, हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि सवाल कांग्रेस हो या बीजेपी है, ये दोनों सगे भाई हैं। भले ही आपके यहाँ जो चर्चा होती है उस चर्चा को ये नुक्कड़ जैसी बहस बना देते हैं, लेकिन इन 20 साल का जो ये राज है हमारा, इस राज्य में इन्होंने गैरसैंण को लेकर के इनका कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। जिस तरह से प्रदीप कुरुति जी चिंता कर रहे थे और उनकी चिंता जायज थी, तो ये दोनों ही दलों ने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने इन गैरसैंण से भावनात्मक रिश्ता नहीं है और ये सिर्फ जो है गैरसैंण पर राजनीति कर रहे हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात भी आई आपकी ओर से कि प्रीतम सिंह जी भी उस बैठक में रहे होंगे, जो विधानसभा सत्र के आयोजन से पहले सत्रीय जो बैठक होती है, तो उसमें प्रीतम सिंह जी भी रहे होंगे, उसमें सरकार के लोग भी रहे होंगे। और जब इन्होंने सर्वसम्मति से तय कर दिया कि देहरादून में ही सत्र का संचालन होना है, तो आज इस पर इनको, दोनों ही दलों को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। और पूरे उत्तराखंड की जनता जानती है कि गैरसैंण इनके लिए सिर्फ राजनीतिक औजार है, उसके अलावा गैरसैंण से इनका कोई मतलब नहीं है। और हमारी पार्टी इस पर अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर चुकी है कि यदि उत्तराखंड की जनता ने, उत्तराखंड की आम जनता ने हमको अवसर दिया, तो निश्चित तौर पर हमारा ये संकल्प है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, प्रदीप जी के पास आते हैं। प्रदीप जी लगातार आंदोलनकारी हैं और गैरसैंण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है कि गैरसैंण को लेकर क्या निर्णय आएगा और आपकी ओर से क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी है जो गैरसैंण के लिए वाकई कुछ करेगी, न सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकेगी उसके नाम को लेकर? सर्वप्रथम हम जो, क्योंकि ये इस सरकार का आखिरी सत्र है और आज ही राज्य आंदोलनकारी मंच ने विधानसभा का घेराव किया और उस घेराव के पीछे पहले मूल मकसद ये था कि हमारा जो भू कानून, जो माननीय त्रिवेंद्र जी ने जो है पूरे संसार के लिए ये दरवाजे खोल दिए कि आओ और उत्तराखंड में कोई भी कहीं भी कितनी जमीन खरीद ले। और उसी प्रकार बेरोजगारों के लिए माननीय त्रिवेंद्र जी ने जो है खाली कोई वो नहीं करते हुए पूरे संसार के लिए दरवाजे खोल दिए कि आओ और उत्तराखंड बहुत बड़ा दिल है हमारा, आइए और आप समूह ग से लेकर पूरे जिसकी मर्जी नौकरी यहाँ से लीजिए, एम्प्लॉयमेंट की जो है अनिवार्यता खत्म कर दी। तो ये वर्तमान सरकार ने पिछले 4 साल को तो मैं कहीं काउंटिंग करता ही नहीं हूँ त्रिवेंद्र जी का, टीएसआर का काउंटिंग कहीं नहीं है इस सरकार में।
और वर्तमान सरकार जो आई है वो 5 महीने में, मतलब या तो आप इतने ज्यादा, ऐसे कौन सा जिन यहाँ पैदा हो गया कि जो 4 साल का काम 4 महीने में करके दिखा देंगे। निश्चित रूप में जो अच्छा कदम होगा उठाया जाता है उसका हमने स्वागत किया है। देवस्थानम बोर्ड समाप्त किया, धामी जी ने उसको पहल करी, एनर्जिटी दिखाई, उसका हमने स्वागत किया। धामी जी ने जिस प्रकार से एक एक कदम चलने का प्रयास कर रहे थे हमने स्वागत किया। लेकिन आपने 500 घोषणाएं, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप 500 घोषणाएं आपने जो है 4 महीने में 5 महीने में पूरी कर दी, और वो पूरी हो पाएंगी? मतलब एक कल्पना आप मात्र करके देखिए। और 6 साल से राजभवन के अंदर राजनीतिक अधिकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण का एक्ट पड़ा हुआ है। भाजपा कांग्रेस दोनों ने पास करके गैर चरण भेजा हुआ है। गवर्नर जो है प्रधानमंत्री की मीटिंग में जो है वहां ताली बजा सकते हैं, लेकिन गवर्नर जो है अभी जो है पिछले तीसरे गवर्नर ये आ गए, उन्होंने अभी तक समय नहीं दिया वार्ता करने के लिए। और माननीय गुरजीत सिंह जी महामहिम कह रहे हैं कि आइए मेरे तरफ। मैं महाराष्ट्र जाता हूं, महाराष्ट्र के राज्यपाल मेरी खाली टेलीफोन पर मैं टाइम मांगता हूं और मुझे कहते हैं कि परसों आ जाइए। बिल्कुल प्रदीप जी हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। प्रदेश में अपने राज्यपाल से नहीं मिल सकता। आज सदन के अंदर जिस प्रकार से मैं विपक्ष को भी उस पर कह रहा हूँ कि आप अगर धरना देके बैठ जाते। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन इस धरने की वजह से, इस हंगामे की वजह से, और इस हंगामे को हम कह लें या फिर गैरसैंण के मुद्दे को कह लें, इन सब की वजह से राजनीतिक पारा जरूर गर्म हो गया है। और देखना होगा कि अब आखिर आने वाले समय में कौन सी पार्टी गैरसैंण को लेकर एक अहम निर्णय निकालती है, उसके लिए कुछ काम करती है, न सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकती है। देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। शुक्रिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस सर। एक कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। तो वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल। ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए हैं। तो आपने वही